ओके, चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिसके बारे में हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर अपन इस चैप्टर की बात करें तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वर्क, एनर्जी और पावर। ठीक है, तो अगर अपन इसको ब्रेक करें तो 3 इसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं। एक है वर्क, एक एनर्जी और एक पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अब यहाँ पर ये बात करते हैं कि इसके अंदर हमें ध्यान क्या रखना है। अब देखिए, जब हम बात करते हैं वर्क, एनर्जी, पावर में, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पहले वर्क पूरा, फिर एनर्जी पूरा और फिर पावर पूरा। इनको आपस में मिक्स नहीं करेंगे, एंड में जाके देखते हैं जहाँ पर भी इनमें कोई रिलेशनशिप बनता है तो हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर सबसे पहली वाली चीज़ है जो कि हमारी क्या है, वर्क। तो हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं? वर्क से, यानी कि कार्य से। ओके, वर्क पे बहुत तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, लॉजिक्स आ सकते हैं, तो अपन सारे एक एक करके उन पे बात करेंगे। सबसे पहले जनरल लैंग्वेज में देखते हैं कि वर्क होता क्या है। ठीक है, कार्य होता क्या है, कोई बता सकता है वर्क क्या होता है? देखो, वर्क नॉर्मल लाइफ के अंदर अलग एक सेंस देता है और फिजिक्स में एक अलग सेंस देता है। नॉर्मल लाइफ में वर्क का मतलब होता है कोई भी इंसान जो अर्न करता है वो वर्क कर रहा है। अब वो चाहे तो एक जगह बैठ के काम कर रहा है, चाहे वो फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कहीं पर भी काम कर रहा है, तो वो वर्क है। पर उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इंसान हमेशा फिजिकली काम करे। हो सकता है उसका काम हो सोचने का, रिसर्च करने का। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि नॉर्मल लाइफ में वर्क इज़ अ डिफरेंट थिंग। फिजिक्स में वर्क एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही हम उसको कहते हैं, और उसको क्या बोलते हैं कि जब भी कोई बॉडी मूव करे, क्या करे? मूव करे। मूव मतलब आप उसको धक्का दे रहे हो और बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पर हिल रही है, तो इसका मतलब आपने उस ऑब्जेक्ट पर वर्क किया है। यहाँ पर वर्ड समझना, वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम। यहाँ पर हमने वर्क किया है तो वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है। अगर हम भी डिस्प्लेस हो जाएं तो इसका मतलब हम पे किसी ने क्या किया? फोर्स लगाया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वर्क के लिए कंडीशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि विस्थापन होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, बॉडी अपनी जगह से मूव होनी चाहिए। अगर बॉडी मूव नहीं होती अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, वो वर्क नहीं है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस करनी है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि हम हर बार फोर्स लगाएं और बॉडी मूव करे। कई बार हम देखते हैं कोई भारी सामान को हम धक्का देते हैं तो हमारा जो फोर्स है, जैसे हमने फ्रिक्शन में भी पढ़ा था कि हमने उस पर फोर्स लगाया पर बॉडी ने मूव नहीं किया बिकॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई बट फोर्स तो लगा। तो ये जरूरी नहीं है कि फोर्स लगना चाहिए, जरूरी है बॉडी डिस्प्लेस भी होनी चाहिए। अब वो डिस्प्लेस किसकी वजह से होती है? फोर्स की वजह से। तो अगर आपको बोलेगा कि बॉडी जो है उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो मतलब वर्क डन है, नो, दिस इज इनकम्प्लीट। फोर्स लगा रहे हो बट डिस्प्लेस होना चाहिए। सिर्फ फोर्स लगा रहे हो बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो भी वर्क नहीं है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? फोर्स। क्या आता है? फोर्स। तो जब कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट करती है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी बल की वजह से जब भी कोई विस्थापन होता है तो उसी को हम कार्य यानी कि वर्क डन कहते हैं। अब वर्क डन का अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो फॉर्मूला क्या है? तो वर्क डन का जो सबसे पहला हम फॉर्मूला इसमें देखते हैं कि जो वर्क डन होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। कौन सा प्रोडक्ट है? ओके, मैं डायग्राम भी एक बार बना देता हूँ। समझ लो ये हमारे पास एक ब्लॉक है, थोड़ी देर बाद ये ब्लॉक यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया। लेट से इसने S डिस्प्लेसमेंट किया और आपने इस पे फोर्स लगाया, D लिया, लेट से आपने इस पे फोर्स लगाया F। तो जब आपने इस पे F फोर्स लगाया तो ये बॉडी ने डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ नापते हैं? सेंटर से सेंटर। ठीक है, तो बॉडी के सेंटर से हमने देखा, सेंटर ऑफ मास होता है, आगे जाके हम पढ़ेंगे वैसे। तो सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब बॉडी का शेप कुछ भी, उससे कुछ फर्क हमें नहीं पड़ता, हम सेंटर से सेंटर का ही डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे। अब बात यहाँ पर करते हैं कि ये यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है? F डॉट डी। अब थोड़ा वेक्टर में चलते हैं। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट? राइट, तो ये देखो एफ डी कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर जब हम इसको खोलेंगे तो वर्क क्या हो जाता है? एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एफ डी या ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये क्या बन गया? एफ डी कॉस थीटा।
सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमें अभी यूज करना है, जिसके बारे में हम और बात करेंगे, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए ये आया कहाँ से है, यहाँ से। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ते हैं, आपने एक चीज नोट करी होगी कि दोनों ही वेक्टर है इसके अंदर, बट मिलने वाली क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर, अदिश। तो यानी कि यहाँ पर वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है क्योंकि इसके फॉर्मूले में दोनों क्वांटिटी कैसी आती हैं, वेक्टर, पर ये खुद कैसा है, स्केलर, ठीक है, बिकॉज इसमें डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हो गई, डेट इज थीटा। थीटा यानी कि एंगल। तो यहाँ एंगल किसके बीच में होगा, ऑब्वियसली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। जैसे इस केस में देखते हैं, आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऐसे, तो एंगल कितना है, 0 डिग्री। आपने फोर्स लगाया ऐसे, एक बॉडी ऊपर डिस्प्लेस हो रही है, तो यहाँ पर एंगल कितना है, 90 डिग्री। अगर आपने फोर्स लगाया ऐसे, बॉडी डिस्प्लेस हो रही है ऐसे, तो एंगल कितना है। अब मैं आपको समझाऊंगा ये कब होता है, क्योंकि आप खुद सोचोगे सर मैं धक्का किसी को ऐसे लगा रहा हूँ और वो पीछे कैसे जा रही है, या मैं किसी बॉडी को आगे खींच रहा हूँ वो ऊपर कैसे जा रही है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि ये एंगल कैसे बदलते हैं। पॉइंट यहाँ पर ये है कि एंगल किसके बीच में होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में होता है, जो बदल सकता है, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मली वर्क होता क्या है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिक एक कंडीशन के लिए ही है। इसका मतलब ये जो फोर्स है, अभी हम इसको क्या मान रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी ये नियत है। इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि एक बॉडी जो है, आपने उसको धक्का लगाया और ये 10 मीटर तक डिस्प्लेस हुई। कहां तक हुई, 10 मीटर तक आपने इसको डिस्प्लेस किया, आपने इस पे लेट से फोर्स लगाया 10 न्यूटन। अगर मैं आपको बीच में कहीं पर पूछ लेता कि बताओ 5 मीटर पे क्या हुआ, तो 5 मीटर भी फोर्स 10 न्यूटन ही लग रहा था। इसका मतलब अगर इसने 0 मीटर से लेके इसको 10 मीटर तक अगर ये लेके गया है, तो हर मीटर पे इसने सेम फोर्स लगाया है, तभी इस पे फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ना, एफ डी कॉस थीटा, इसमें ये फोर्स जो है वो डिस्टेंस पे या डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। हर आप देखो हर 1 मीटर के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, बट जो फोर्स है वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर पॉइंट मेरा मेन क्या है, इस पूरे जर्नी के दौरान 0 मीटर से लेके 10 मीटर के बीच में अगर आपसे कोई पूछ ले फोर्स क्या था, बदला था या कम हुआ था, नहीं, फोर्स रेगुलर क्या था, सेम था। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। हाँ सर, इसके लिए ये भी जरूरी है सरफेस सेम हो। किसमें, 10 मीटर तक सरफेस पूरा एक होना चाहिए। कौन सा सरफेस, ये वाला जहाँ पे हम डिस्प्लेस कर रहे हैं। हाँ सरफेस तो एक ही रहेगा। मेरा बस ये कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं ना, वो अभी कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि 5 मीटर के बाद जाके आपने उसको बढ़ा दिया, क्योंकि अगर आपने बढ़ा दिया ना, फिर आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा एफ डी कॉस थीटा। अब हमें क्या पता आपने बीच में कितना फोर्स लगाया, आप तो वो ले रहे हो जो स्टार्टिंग में आपने लिया था, बट आपने बीच में तो फोर्स बदल दिया, 10 कर दिया, 20 कर दिया, व्हाटएवर, बट हम तो स्टार्टिंग वाला फोर्स ले रहे हैं। तो मुझे वर्क एग्जैक्ट कैसे मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपने फोर्स बीच में बदल दिया। वो उसका अलग एक केस आएगा, जब फोर्स भी बदले उसका भी हम अलग केस देखेंगे कैसे वर्क डन निकालते हैं। बट अभी इस समय जो हम बात करेंगे वो करेंगे जब फोर्स कैसा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, जो अभी आपने स्टार्टिंग में लगाया वही पूरी जर्नी के दौरान आपका सेम है, बदल नहीं रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इसके बाद हम फिर वो वाला केस करेंगे जब फोर्स भी बदल जाए। फोर्स बदल भी तो सकता है, 1 मीटर के बाद आपने बढ़ा दिया, फिर कम कर दिया, बढ़ा दिया, फिर कम कर दिया, फिर उस वाले केस को कैसे सॉल्व करेंगे उस पर भी आएंगे, ठीक है। तो अभी आपको बस ये समझना है कि जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो इस फॉर्मूले पे अभी हमें फोकस करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं। ओके, ये फॉर्मूला मैं वापस लिखता हूं। फॉर्मूला क्या था, एफ डी कॉस थीटा। अच्छा, पहले तो मैं आपको एक चीज समझा देता हूं। अगर आपके पास एक ब्लॉक है, अब ये भी तो हो सकता है इस पे एक ही टाइम पर बहुत सारे फोर्स लगे, होता ही है, F1, F2 या F3 या F4, बट फोर्स भले इस पे 10 लगे, 20 लगे, 50 लगे, बट डिस्प्लेसमेंट तो एक ही डायरेक्शन में होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना हर डायरेक्शन में ये जाएगा, एक टाइम पर ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा। अब हमें क्या देखना है कि जितने फोर्स लग रहे हैं, दैट इज आपको हर एक फोर्स का वर्क डन निकालना है। मैंने आपको क्या बोला, वर्क डन क्या होता है, जब कोई बॉडी पर जब कोई फोर्स लगाता है तो हर फोर्स वर्क डन करता है। अब कोई करता है तो वो भी हमें बताना है, नहीं करता है तो भी हमें बताना है। नहीं करने का मतलब है 0 भी कर सकता है,
बट हमें कैलकुलेट हर एक फोर्स का करना है। अगर एक बॉडी पर 10 फोर्स लग रहे हैं तो 10 के 10 फोर्स उस पर वर्क डन कर रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है वर्क डन वो पॉजिटिव कर रहे हैं, नेगेटिव कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, बट एटलीस्ट वो वर्क करेंगे, है ना, हमें उसको मेंशन करना है। पर डिस्प्लेसमेंट तो एक ही जगह पर होगा। लेट्स से इमेजिन करते हैं ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब आपसे अगर मैं पूछ लूं कि यहाँ पर कितने फोर्स लग रहे हैं, 4 फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फिक्स है ये वाली, तो अब अगर आप इसका एंगल देखोगे, देखो ये वाला फोर्स है एस, ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा, सारे फोर्स इस पे मैं बनाता हूँ, एक फोर्स ये, ठीक है, इसकी मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, ये सेम हो जाएंगे, F1 एक लग रहा है इधर F1, यहाँ लग रहा है F3, यहाँ लग रहा है F4 और यहाँ लग रहा है F2। दिख रहा है, दिख रहा है। अब आपके सामने देखो क्या है कि डिस्प्लेसमेंट तो एक है बट फोर्स कितने हैं, 4। अब हमें यह देखना है कि कौन सा फोर्स इसको रियलिटी में आगे लेके जा रहा है और कौन उसको रोक रहा है। देखो इसमें 4 फोर्सेज है ना, तो देखो 2 फोर्सेज ऐसे हैं जो किसी काम के नहीं है, उसके बारे में मैं बात करूंगा, और एक ऐसा है जो उसको आगे जाने से रोक रहा है और एक जो उसको आगे लेके जा रहा है। इसीलिए मैंने आपको बोला अभी हम इसके कुछ केसेस पढ़ेंगे, तो उस केसेस से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट अभी आपको माइंड में एक चीज रखनी है, जितने फोर्स उतने वर्क डन। एंड में अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल वर्क डन क्या है, तो क्या करोगे, सारे वर्क डन को जोड़ दोगे। 4 फोर्स 4 वर्क डन, सबको जोड़ दो, ठीक है। ये हम आगे जाके बात करेंगे, और अभी आप ये समझना जितने फोर्स उतने वर्क डन। तो एक लाइन लिख लेना, ठीक है। इफ देयर आर मोर देन 1 फोर्सेस देन देयर विल बी मोर देन 1 वर्क डन। तो वर्क डन डिपेंड करता है कितने फोर्सेस लग रहे हैं। अब वो 0 है, माइनस है, प्लस है, वो अभी हम समझेंगे, ठीक है। ओके, अब इसके केसेस समझते हैं। केस फर्स्ट, अब बस थीटा पे ध्यान देना है आपको, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, कॉस थीटा का जो टेबल है आप सभी को पता है, प्लस कब होता है, माइनस कब होता है, 0 कब होता है, ठीक है। तो पहला केस अपन 0 वाला ही ले लेते हैं। तो अगर मेरा थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री, कितना हो जाए, 90 डिग्री। लेट्स से ये मेरा डिस्प्लेसमेंट और ये मेरा फोर्स, तभी तो 90 डिग्री होगा। अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने आपको बोला डिस्प्लेसमेंट तो फिक्स है, बट वहां पर ऊपर वाला जो फोर्स था और नीचे वाला जो फोर्स था, वो यही तो डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो उनका वर्क डन हमेशा क्या होगा, 0। तो जहां पर भी आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल दिख जाए 90 डिग्री, दैट मीन्स वो वर्क डन क्या है, 0। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन सुना होगा, एक कूली है, वो अपने सर के ऊपर सामान को रख के जा रहा है। अब वो क्वेश्चन सुनना पूरा, व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। क्वेश्चन सुना, कितना वर्क डन किया ग्रेविटेशनल फोर्स पर उस बैग पे, 0, क्योंकि उस पे फोर्स कितने लग रहे हैं। एक तो देखो ये बैग है, इसको तो कूली आगे लेके जा रहा है, बट मैंने क्या बोला है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कहां लग रहा है, तो कूली द्वारा किया गया कार्य 0 नहीं है, कूली ने तो वर्क किया है। अगर हम कूली के फोर्स को लेके चले तो उसने तो वर्क डन किया है, बट मैंने क्या पूछा, ग्रेविटेशनल फोर्स ने उस पर कितना वर्क किया है, तो वो कितना हो जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स 0 करेगा, नहीं। अगर आप इसकी डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस करेगा, अगर इसकी डायरेक्शन में जा रहे हो तो प्लस करेगा। ऐसे तो कूली ने भी 0 किया ना, वो चल इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है। कौन सा फोर्स, नहीं वो वाला फोर्स तो है, पर खुद भी तो चल रहा है आगे। हर फोर्स को अपन कंसीडर करते हैं, एक तो वो उसने फोर्स लगाया, वो फोर्स भी 0 कर रहा है, बट अपन कहते हैं ना कि तेरे को पसीना, एक जगह खड़ा है बैग लेके, अपन क्या बोलेंगे, वर्क डन उसने किया कि नहीं किया। फिजिक्स के अंदर वो वर्क डन नहीं है, बट इन रियलिटी बैग तो आगे मूव हो रहा है ना, उसको कोई ना कोई तो पुश कर रहा है ना, ऐसे चल रहा है ना। तो वो जब फोर्स कह रहा है, तो वो कह रहा है तो उसको ऊपर करके खड़ा है, नीचे से ऊपर उठाया उसने, वो वाला फोर्स कह रहा है ना। लेकिन सर नॉर्मल तो चलते में भी लग रहा है ना, फोर्स तो इसी और लग रहा है बैग नहीं, जैसे अब ये है, इस पे जो बैग पड़ा है, ये वाला फोर्स कह रहा है, ये तो चलेगा तब भी लगेगा ना सर। हाँ ये तो लगेगा, ये तो 0 करेगा। फिर वर्क डन तो 0 होना चाहिए। हाँ नहीं, तो इसको खुद भी तो आगे जा रहा है, तो ये फोर्स तो इसी पे लगा है ना, ऊपर की तरफ। पर ये खुद तो चल रहा है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट काम तो कर रहा है ना। अगर देखो होता क्या है कि क्वेश्चन कैसे आता है, ये कूली अभी बैग लेके खड़ा है, इन रियलिटी आप उसको बोलोगे तो कोई काम नहीं कर रहा, तो वो मानेगा नहीं, क्योंकि बैग उठाया, पसीना आ रहा है, बट फिजिक्स के अंदर ये काम नहीं है। मैंने क्या बोला, ये कूली आगे चल रहा है, कूली आगे चलने के लिए आगे चलेगा ना, फ्रिक्शन फोर्स पैर तो चलाएगा ना आगे। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, जो उसको ऊपर की तरफ उसने बैग को ऐसे पकड़ा हुआ है, वो वर्क डन 0 है, उसका वर्क डन 0 है। उसका वर्क डन फिजिक्स में नहीं आएगा, क्योंकि वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच की डायरेक्शन कितनी है,
90 डिग्री। बट ये चल रहा है ना, मेरा पॉइंट समझ, चल रहा है। कोई इंसान चलता कब है? जब फोर्स लगेगा ना उस पर। अब अपने आप तो चलेगा नहीं, तो उसने क्या किया, पीछे धक्का दिया ग्राउंड को, ग्राउंड ने उसको धक्का दिया आगे, तो उस धक्के से तो वो आगे चल रहा है। पॉइंट मेरा यहाँ पर ये है कि अगर रुका हुआ है तो कोई वर्क डन नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। हमारा मेन पॉइंट फिजिक्स में क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज मस्ट। फिर देखो कितने फोर्स लग रहे हैं, कौन उसको डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है, कौन उसको नहीं करवा रहा है, और कौन उसको रोक रहा है। अभी तक आगे क्लियर हो जाएगा, देखते हैं। ठीक है, ओके, फर्स्ट केस समझ में आ गया। थीटा कितना है? 90 डिग्री। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में एंगल कितना है? ओके, सेकंड केस, अगर मेरा थीटा हो जाए 0 डिग्री, कितना होगा वर्क डन? अच्छा, इसमें वर्क डन लिख देना 0। इसमें वर्क डन कितना होगा? प्लस का एफ डी। सही है। वाई? बिकॉज कॉस 0 कितना होता है? 1। ओके, नाउ दिस इज योर मैक्सिमम वर्क डन। ये क्या है? मैक्सिमम वर्क डन है। तो किसी भी बॉडी पर मैक्सिमम वर्क डन कब होता है? जब आपका फोर्स और आपका डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में। मैंने एक बॉक्स को धक्का दिया, तो मैंने फोर्स ऐसे लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हो रहा है, तो मैं कौन सा वर्क डन कर रहा हूं? पॉजिटिव वर्क डन कर रहा हूं। तो मेरे इस पॉजिटिव वर्क डन की वजह से ही वो आगे जा रहा है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है। जब हम किसी वर्क करते हैं तो हम बेसिकली उसको एनर्जी देते हैं, तो हमने जो उसको एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी बनी है। ठीक है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये वाला वर्क डन तब आता है जब दोनों की डायरेक्शन कैसी होती है? सेम होती है। ओके, थर्ड केस। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है। थर्ड केस है, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा? ओके, 180 में वर्क डन कितना आएगा? अच्छा, मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज बताई थी कि वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर? तो वर्क से जो भी चीज हमें मिलेगी वो एक नंबर है। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बताती है। तो ये चीज मत आप सोचना कि सर ये शायद डायरेक्शन बता रही है, बट दिस इज बेसिकली व्हाट? नंबर, जो एक नेगेटिव नंबर है। अब मेरी बात सुनना, नेगेटिव वर्क डन आता कैसे है सर, इसको समझना। इसका वैसे मतलब क्या है कि आपने फोर्स लगाया, मतलब समझो डिस्प्लेसमेंट हुआ ऐसे, तो फोर्स लग रहा है ऐसे। अब ये वाली जो चीज है ना, ये खुद ब खुद नहीं आती है। ऐसा नहीं कि ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, आप इसको धक्का आगे दे रहे हो बट ये पीछे जा रहा है। ये अपने आप नहीं हुई है। पहले आप उस पर पॉजिटिव वर्क कर रहे हो, तो फिर ये वाला फोर्स उसको रोक रहा है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक तरीके का नेगेटिव वर्क करता है। कैसे? मैं बॉक्स को धक्का दे रहा हूँ, तो मेरा वर्क डन कैसा है? पॉजिटिव। फ्रिक्शन क्या कर रहा है? रोक रहा है। बट बॉक्स तो जा रहा है ना, बॉक्स तो जाएगा ही क्योंकि धक्का दे रहा हूँ, पर वो उतने एफर्ट से नहीं जितना मैं इसको दे रहा हूँ, है ना। बट मैं धक्का दे रहा हूँ, वो जा रहा है। बट ये फोर्स कहाँ लग रहा है? फ्रिक्शन पीछे, और ये कहाँ लग रहा है? तो ये नेगेटिव वर्क डन हो गया। अब ये नेगेटिव वर्क डन क्या कर रहा है? ये मेरे पॉजिटिव वर्क डन को कम कर रहा है। आज अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? जितनी मैंने उसको एनर्जी दी है वो सारी एनर्जी से चल रहा होता, बट मैंने जितनी एनर्जी दी उससे वो चल ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या? ये वर्क डन ओवरऑल वर्क डन को कम कर देता है। तो इसका अगर अपन ऐसे बोलें तो ये एनर्जी का चेंज है। अपन कहते हैं ना कि मैंने बॉक्स को धक्का दिया तो वो एनर्जी कहाँ गई? मैंने तो अब सम फॉर एग्जांपल 100 जूल उसको एनर्जी दी, बट वो 80 जूल से आगे चल रहा है। वो 20 जूल कहाँ गया? इट कन्वर्ट्स टू हीट। वो हीट किसकी वजह से बनी? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? नेगेटिव वर्क डन, जो आपको उस वर्क को करने से रोक रहा है। तो बेसिकली ये अपने आप नहीं आता है, ये किसी रिएक्शन से आता है। अब ये भी 100% है कि हमेशा ध्यान रखना, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज डू नेगेटिव वर्क। ऑलवेज मतलब समझ रहे हो? हमेशा आप कोशिश कर लो। नहीं सर मैं तो ऐसे खींच रहा हूँ बॉक्स को, अगर आप ऐसे खींच लोगे तो भी फ्रिक्शन उसके अपोजिट काम करेगा। तो वो हमेशा आपके डिस्प्लेसमेंट के क्या चलेगा? तो नेगेटिव वर्क डन हमेशा करता है फ्रिक्शन, 100% करता है। बट जो मैंने पहले एग्जांपल दिया ना कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, नहीं, वो फिक्स नहीं है। वो डिपेंड करता है आप कौन सा केस ले रहे हो। मैंने एक बैग को नीचे से ऊपर उठाया, अब बताओ यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा काम कर रहा है? सोच समझ के बताना। मैंने एक बॉक्स को जमीन से ऊपर की ओर लिफ्ट किया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो। अभी अपन वैल्यू पे भी नहीं आए हैं, नेगेटिव। तो अभी नेगेटिव कर रहा है ना, पहले तो जीरो कर रहा था। अब कैसे किया? डिस्प्लेसमेंट कैसा है? ऊपर।
अब आप इसको धक्का दे रहे हो, वो अलग फोर्स है, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं वर्क डन बाय, और ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट के कैसा है, तो ये नेगेटिव कर रहा है, तो ये आपके उस एनर्जी को कम कर रहा है। क्लियर है? अगर आप उसको फेंक रहे हो, फेंका आपने, अब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और जी की डायरेक्शन, तो अब आपकी वो हेल्प कर रहा है क्योंकि वो पॉजिटिव वर्क डन कर रहा है। तो ये मत समझ लेना हमेशा की ग्रेविटेशनल जीरो वर्क डन करता है, ये डिपेंड करता है केस पे। बट फ्रिक्शन 100% नेगेटिव वर्क डन करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट ही लगता है, उसका काम ही ये है जहां पर जा रहे हो उसके अपोजिट वो लगेगा। तो कुल मिला के इसको मैं क्या बोल सकता हूं, मिनिमम वर्क डन। अब यहां पर कंफ्यूजन देखो क्या होता है, कई लोग बोलते हैं, अभी भी हैं कई लोग जो कहते हैं सर ये मिनिमम वर्क डन है। मिनिमम वर्क डन क्यों उनको लगा? उन्होंने समझा नेगेटिव इज अ डायरेक्शन, बिकॉज वैल्यू तो है ना उसके पास एफ डी। जीरो मिनिमम, जीरो से भी मिनिमम क्या होता है, माइनस। एक तो है बॉडी पड़ी है, कोई वर्क डन उस पर नहीं हो रहा, और एक नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, आप एनर्जी उसमें से चेंज कर रहे हो किसी और में, और एक एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही है। तो कौन काम कर रहा है नेगेटिव? मिनिमम वाला। तो मिनिमम वाला उससे भी कम है, तो जो आपकी फॉर्म को ही चेंज कर देता है। एक तो है कि आपके पास 100 रुपये है ही नहीं, एक आपके पास -50 रुपये है, तो फर्क है ना दोनों में। ओवरऑल अकाउंट में तो वो -50 आएंगे ही, जीरो से क्या है तो 100 के 100 ही रहेंगे, बट अगर -50 भी जोड़ दिए तो 50 ही रहेंगे। तो वो माइनस नेगेटिव वर्क डन है, इससे कम वर्क डन नहीं हो सकता। तो वो तब हो सकता है जब डिग्री कितना हो, 180। अब सुनना, मैंने यहाँ पर सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम वाला केस लिया है, बट जीरो भी इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जीरो बीच वाला केस है, हमें यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो कि 90 डिग्री पर मिनिमम होता है। जीरो पे मैक्सिमम, 90 पे जीरो, 180 पे मिनिमम। मैक्सिमम, जीरो और मिनिमम। अब इसको मैं अगर एक लाइन में ऐसे बोलूं कि पॉजिटिव नेगेटिव कब रहेगा, अभी मैंने सिर्फ ये बोला है जीरो, मैक्सिमम और मिनिमम। तो अगर मैं इसको ऐसे ग्राफ से बनाऊं ताकि आप समझ जाओगे, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 0 डिग्री है, और ये हमारा, तो अगर आप 0 से 90 जाते हो तो वर्क डन रहता है पॉजिटिव। क्या रहता है? पॉजिटिव। वेयर एज 0 पर मैक्सिमम। सही है? यहां आके वर्क डन हो जाता है। फिर जब आप 90 से 180 जाते हो वर्क डन हो जाता है नेगेटिव। क्या हो जाता है? और यहां आके वर्क डन हो जाता है मिनिमम। समझ में आ गया? अगर आप यहां से जा रहे हो तो 0 डिग्री से लेकर, तो हम बोल सकते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री वर्क डन प्लस का रहता है, और फिर 90 से 180 वो माइनस कर। बट बीच में जो 90 है उसमें वो 0 रहता है। क्लियर है? तो बेसिकली यहाँ पर दो चीजें, एक तो वर्क डन पॉजिटिव किस रेंज में रहता है, माइनस किस रेंज में रहता है, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, और जीरो कहाँ पर होता है। ठीक है? तो ये अच्छा एक यहाँ से चीज आपको ध्यान में रखनी है, इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन सारे बन सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कौन सा यहाँ पर अगर मैं किसी को जीरो कर रहा हूँ तो हमेशा होगा, वो डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पे। डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है, फिर हमें फोर्स को देख के देखना है कि वो नेगेटिव कर रहा है कि पॉजिटिव कर रहा है। चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ, सभी आपने एक देख ही लिया है। लेट्स से अगर एक इंसान जो है वो एक वॉल को धक्का दे रहा है, अब बताओ क्या वर्क डन है? जीरो। तो वॉल हिलेगी नहीं, है ना, थर्माकोल की नहीं, नॉर्मल अच्छी दीवार है। ठीक है? ओके। वर्क डन जब आप अच्छा बॉक्स को धक्का दे रहे हो तो आपका वर्क डन क्या है? पॉजिटिव। आप जो वर्क फोर्स लगा रहे हो वो वर्क पॉजिटिव करेगा। फ्रिक्शन क्या करेगा? नॉर्मल फोर्स क्या करेगा? ग्रेविटेशन क्या करेगा? क्लियर है? अच्छा, एक बॉक्स को रस्सी से हम ऊपर खींच रहे हैं, अब ये रस्सी क्या करेगी? ऊपर खींच रहे हैं, पॉजिटिव करेगी ना। ऊपर खींच रहे हैं ना हम, तो रस्सी में जो ये है उसको ऊपर खींच रहे हैं, तो ये पॉजिटिव। ग्रेविटेशन क्या करेगा? अब अगर इधर कोई फोर्स लग रहे हो तो भी है नहीं, इसमें दो ही फोर्स है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव किस केस में होता है, मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है, उनकी वैल्यू क्या होती है। प्लस एफ डी होता है मैक्सिमम। कई बुक्स में डायरेक्ट वर्क डन का फॉर्मूला यही लिखते हैं, एफ डी, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट वो एक केस है, वो सिर्फ एक मैक्सिमम वर्क डन है, बाकी चीजें वो डिस्कस नहीं करते। ठीक है? ओके।
अब बात करते हैं कि सर जैसे एक ही जगह पर अगर बहुत सारे फोर्स लग रहे हो तो कैसे करना है, उसकी बात भी कर लेते हैं। लेट्स से आपके पास एक ऑब्जेक्ट है 2 kg का, इसको हमने डिस्प्लेस किया यहाँ से लेके यहाँ तक। लेट्स से ये डिस्प्लेस हुआ है 5 मीटर। कितना डिस्प्लेस हुआ है? 5 मीटर। ठीक है, हमने यहाँ पर एक फोर्स लगाया इस पे F इक्वल्स टू 10 न्यूटन। कितना लगाया? 10 न्यूटन। और इस डायरेक्शन में लगाया है 2 न्यूटन, यहाँ लगाया है 4 न्यूटन और नीचे भी लगाया है 4 न्यूटन। क्वेश्चन है इस ब्लॉक पे लगने वाला टोटल वर्क डन कितना है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कितने फोर्स लग रहे हैं, कौन सा प्लस कर रहा है कौन सा माइनस कर रहा है, सबको एक साथ जोड़ दो, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी आसान होती है बहुत, कोई वेक्टर का इसमें रोल नहीं है। अच्छा, पॉजिटिव वर्क डन कौन कर रहा है? तो 10 इंटू 5 हो गया, माइनस 2 इंटू 5 वो तो जीरो रहेंगे सर। और बाकी तो जीरो है दोनों। तो टोटल वर्क डन इस पे कितना है? 50 माइनस 10 40 जूल। अभी मैं यूनिट के बारे में बताता हूँ, जूल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बहुत सारे फोर्स भी लग रहे हो तो डोंट वरी, हर फोर्स का वर्क डन होता है। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि हमें किसको जीरो करना है, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है, वो डिपेंड करता है बॉडी किस तरफ मूव कर रही है। क्लियर है? ओके, एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसको ट्राई करना। एक बॉडी है 2 kg की, इस पे आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो 10 न्यूटन और ये एंगल है 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। और जो बॉडी है वो यहाँ आके डिस्प्लेस हो गई है। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट है 10 मीटर। बताओ वर्क डन क्या होगा बॉडी पे टोटल? 50। अब देखो यहाँ पर आपको देख सकते हो एंगल पे, इसका मतलब इसको कंपोनेंट करेंगे, एक इधर और एक इधर। ये वाला क्या हो जाएगा? 10 cos 60। कितना हो जाएगा? 1/2 और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 इंटू √3/2 5√3। सही है? तो एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट, ये वाला इसको आगे लेके जा रहा है तो ये प्लस कर रहा है और ये क्या कर रहा है? जीरो। तो आंसर क्या होगा? सिंपल 5 इंटू 10, आंसर हो जाएगा 50 जूल। अगर किसी को नहीं आता होगा तो वो डायरेक्ट 10 को मल्टीप्लाई कर देगा 10 से, तो आ जाएगा आंसर 100। तो इसीलिए एंगल पर अगर है तो हमें अगेन उसके क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट करने पड़ेंगे। फिर हमें देखना पड़ेगा कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। अब यही सेम क्वेश्चन सुनना। अब मैं कह रहा हूँ बॉडी ऊपर जा रही है 10 मीटर, ऐसा हो सकता है ना, मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ, अभी ऊपर जा रही है। कहाँ जा रही है? ऊपर। अब क्या फर्क है? अब ये बॉडी आगे नहीं ऊपर जा रही है 10 मीटर, तो अब ये वर्क डन पॉजिटिव कर रहा है और ये क्या कर रहा है? जीरो। तो ये जीरो कर रहा है तो 5√3 इंटू 10, सिंपल 50√3। पॉइंट समझ में आया? तो जरूरी नहीं हर बार जो जीरो कर रहा हूँ हर बार जीरो होगा, डिपेंड करता है कि आपका मोशन कहाँ पर है। ठीक है, चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क डन का। अब थोड़ी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट बताओ, पहले देख लेते हैं एसआई यूनिट। सबसे पहला सिंपल फॉर्मूला देख लो, FD cos थीटा। cos थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो न्यूटन मीटर। इसी को क्या बोलते हैं? जूल। जूल बहुत ज्यादा यूज होता है, ध्यान रखना। अच्छा, एक मैं यहीं पर एक क्लैरिटी लेके आ जाता हूँ। एक और टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं टॉर्क, वैसे आगे जाके पढ़ेंगे हम। टॉर्क होता है वो होता है R क्रॉस F। मतलब फर्क क्या होता है? ये होता है टॉर्क बल आघूर्ण, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है फोर्स। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दोनों में फर्क देखना क्या है, बाकी टर्म्स दोनों में सेम है, बस यहाँ क्रॉस है और यहाँ क्या है? डॉट है। अगर आप उसकी यूनिट निकालोगे तो उसकी यूनिट आएगी न्यूटन मीटर। इसकी यूनिट निकालोगे, आप यहाँ न्यूटन मीटर को जूल कहते हो, बट कभी भी गलती से उसको जूल मत कह लो। जूल इज ओनली फॉर स्केलर क्वांटिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार भावनाओं में खो जाते हैं, हमें लगता है कि अगर वो न्यूटन मीटर है तो ये भी न्यूटन मीटर है, अगर ये जूल है तो वो भी जूल है, बट नहीं। जूल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है? एनर्जीज के लिए, वर्क के लिए। कभी भी ये वेक्टर क्वांटिटी के लिए जूल इस्तेमाल नहीं होता। तो ये किस बेसिस पे दोनों सेम है? न्यूटन मीटर दोनों का सही है, बिल्कुल सही है। एक और यूनिट क्या बनेगी बताओ? न्यूटन को ओपन कर सकता हूं
तो क्या बन जाएगा kg मीटर स्क्वायर अपॉन, और एक मीटर और जुड़ गया मीटर से, मीटर स्क्वायर, तो ये भी सही है। इसको आप टॉर्क को इसमें भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जूल नहीं बोल सकते। क्लियर है? तो ये इसकी कौन सी यूनिट हो गई सारी? एसआई यूनिट। चलो सीजीएस की बात कर लेते हैं। यस बताओ, इसको क्या लिखेंगे? डाइन सेंटीमीटर। इसको क्या बोलते हैं? अर्ग। गुड, इसको बोलते हैं अर्ग। मतलब वहां जूल बोलते हैं तो यहाँ क्या बोलते हैं? अर्ग। और लास्ट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन। अच्छा, पावर जब पढ़ लेंगे तो पावर की टर्म में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि पावर वॉट में होता है ना, तो वहां जाके हम उसके बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि पावर मैंने पढ़ाया नहीं है। पावर का फॉर्मूला ही होता है वर्क डन अपॉन टाइम, तो वहां से वर्क डन क्या हो जाएगा? पावर इनटू टाइम। तो वॉट इनटू सेकंड भी यूनिट होती है किसकी? वर्क की। आगे जाके अपन बात करेंगे, ठीक है। चलो डायमेंशन बताओ। अच्छा सॉरी, पहले इसमें आ जाता है कन्वर्जन। जूल का और अर्ग का कन्वर्जन आना चाहिए। यस, एक जूल बड़ा होता है अर्ग से, है ना, तो याद रखना 10 की पावर 7 अर्ग कितना होता है? एक जूल किसके बराबर होता है? 10 की पावर 7 अर्ग। कैसे आया मैं फिर बता देता हूं। डाइन सबको पता है, न्यूटन से डाइन 10 की पावर 5, मीटर से सेंटीमीटर 10 की पावर 2, तो 5 और 2 7। ओके, चलो डायमेंशन बता दो। सिंपल, और ये याद हो जानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। m L2 T माइनस, और कहाँ से निकालिए आप? यहाँ से निकाल दो, जो फंडामेंटल यूनिट है ना। एक मास आ रहा है, 2 लेंथ आ रही है और 2 टाइम आ रहे हैं नीचे, ठीक है। तो हमने देख लिया वर्क, जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, फिर उसका फॉर्मूला क्या है, केसेस क्या है, यूनिट क्या है और डायमेंशन क्या है। क्लियर है? अब ये जो है ये एक लिमिटेड जगह पर ही काम करेगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, ये तभी लगेगा जब फोर्स पूरे मोशन के टाइम कैसा है? सेम है। अगर आपने उसको एक बार 10 न्यूटन लगाया तो पूरे 10 मीटर तक आप 10 न्यूटन ही लगा रहे हो, भले वो 1 मीटर पे देखो, 5 मीटर पे देखो, 7 मीटर पे देखो। बट अब यहाँ से केस चेंज हो जाता है। अब अगर मैं आपको बोल दूं कि फोर्स हर डिस्टेंस पर बदल रहा है, हर 1 मीटर पे बदल रहा है, तो अब आप वर्क डन इस फॉर्मूले से निकाल नहीं सकते। सीधी सी बात है ना कि आपका फोर्स बदल गया। आप जो फोर्स फॉर्मूले में लेते हो तो वो लेते हो जो स्टार्टिंग में लगाया, आपको क्या पता बीच में उसने क्या फोर्स लगाया। तो बेसिकली यहाँ पर फोर्स किसके रिस्पेक्ट में बदल रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में थोड़ी बदल रहा है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर फंक्शन यानी कि एक इक्वेशन बनेगी। किसकी बनेगी इक्वेशन? फोर्स की इक्वेशन एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर एक्स जो है उसके बेसिस पे एफ बदल रहा है। तो अपन जब पढ़ते हैं ना इक्वेशन, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो जब भी वेरिएबल फोर्स होता है, जो फोर्स बदल सकता है, तो उसको हम इक्वेशन के रूप में, इक्वेशन की टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन हेडिंग लगा लेना, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि 2 फॉर्मूले क्यों पढ़ रहे हैं, वो फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हम क्यों पढ़ रहे हैं, उससे सारे काम क्यों नहीं हो रहे हैं। तो मैंने आपको समझा दिया, वो लगता है जब फोर्स कांस्टेंट है, ये तब लगता है जब फोर्स बदलता है। एक एग्जांपल देता हूँ। टाइम हो गया क्या? कहाँ हुआ अभी? 5 मिनट है अभी, ठीक है। जिसको जाना जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कल नहीं पढ़ाऊंगा ये वापस, डोंट वरी, ठीक है। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब देखो फोर्स जो है वो बदल रहा है, पहले समझते हैं कि वेरिएबल फोर्स को कैसे बताते हैं। तो मैंने आपको बोला यहाँ पर फोर्स की एक इक्वेशन होगी एक्स की टर्म में, एक्स लिखो, डी लिखो, एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक आपको इक्वेशन दी हुई है F इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब समझाता हूँ। अगर जब x 1 मीटर है तो फोर्स कितना है? जब x 1 है तो फोर्स कितना है? 3 न्यूटन। जब x 2 हो गया तो आप क्या देख रहे हो, हर मीटर उसका फोर्स चेंज हो रहा है। तो ये वेरिएबल फोर्स को बताने का तरीका एक ही है, वो है इक्वेशन, और एक ग्राफ है, वो आगे जाके हम देखेंगे। बट अभी आपको समझना है कि जैसे ही फोर्स को इक्वेशन में लिख दिया, इसका मतलब ये जो फोर्स है ये x पे डिपेंड है। अब x बदलेगा तो फोर्स भी बदलेगा। अगर ये x पे डिपेंड नहीं होता तो फोर्स सेम रहता। ये तो बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के लॉजिक के अंदर आपको फोर्स की इक्वेशन दी गई हो। अब हमारा मेन एम क्या है? वर्क निकालना।
हमारा तो वर्क निकालना मेन एम है, बट आपको फोर्स किस में दिया हुआ है, एक इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है। अब आपसे अगर वो फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि एक पार्टिकल पे फोर्स इस तरीके से लग रहा है, अब आपको वो क्या बताएगा, आपको बोलेगा कि वर्क डन निकालो, ऐसा बोलेगा वर्क डन निकालो, आपको ये तो बताएगा कहाँ से कहाँ तक का, क्योंकि ये जो पार्टिकल का मोशन है ये तो इन्फिनिट तक चलता जाएगा ना, आपको वो बताएगा ना कि कहाँ से कहाँ तक का निकालना है। सर वो 5 मीटर नहीं 9 मीटर होगा। कहाँ पे, 2 × 10 to the 8 + 1 9। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर बात क्या हुई कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा वो तो रुकेगा ही नहीं, हमें उसको एक रेंज देनी पड़ेगी। तो हम क्या बोलेंगे, 0 मीटर से लेके 10 मीटर के बीच में उसने कितना वर्क किया, 2 मीटर से लेके 5 मीटर के बीच में कितना वर्क किया, एंड सो ऑन। तो हमें यहाँ पर एक क्या चीज़ जो गिवन होगी, रेंज, कि यहाँ से लेके यहाँ तक का वर्क डन निकालना। नहीं तो इस इक्वेशन को अगर आप वर्क डन निकालने जाओगे तो आप कैसे निकालोगे, आपको पता ही नहीं एक्स कितना लेना है। मेरा पॉइंट समझ रहे हो, कहाँ तक का लेना है आपको पता ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि वर्क डन कैसे निकालते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेना, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा f.dx, और लिमिट क्या आएगी x2 से x1। अच्छा, यहाँ पर x1 x2 क्या है, जो रेंज मैंने आपको बताई है। जैसे वो बोल रहा है 1 मीटर से लेके 5 मीटर के बीच में वर्क डन निकालो। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो ये है सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो वर्क डन पे आते हैं, जिसमें फोर्स वेरिएबल है। अब चलो ये सेम क्वेश्चन लेते हैं। आपको एक फोर्स दिया हुआ है किसी पार्टिकल पे, कुछ इस तरीके से लग रहा है। आपको बोल रहा है x = 2 मीटर से 1 मीटर ले लेते हैं, 1 मीटर से x = 3 मीटर के बीच में उसने कितना वर्क किया। चलो कितना आएगा बताओ। नॉर्मल इंटीग्रेशन आता है, ज्यादा हाईफाई नहीं आता है। इंटीग्रेशन आता है, बेसिक आता है ना, नहीं जिसको क्या पता। कोई आर्ट्स वाले इसमें है, कोई कॉमर्स आर्ट्स 8 आ रहा है 8। आपने पढ़ा इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत? माय गॉड, 8 आ रहा है। मैथ्स में क्या होगा, कितना आ रहा है? 8। अच्छा, इंटीग्रेशन जिसको नहीं आता, बेसिक इंटीग्रेशन बता देता हूँ। जो ये पावर होती है उसके ऊपर हो जाता है पावर +1, नीचे भी पावर +1, और जिसके साथ x नहीं होता वो क्या बन जाता है x। फॉर एग्जाम्पल 1 है तो ये क्या बन जाएगा 1x, तो x हो जाएगा। चलो इसका करते हैं, क्या आ रहा है इंटीग्रेशन, 2 वैसा का वैसे x की पावर 2/2, सही है, प्लस x। इतना टाइम लगा रहा, तो फाइनल क्या आ गया, लिमिट क्या है, सही है, अपर लिमिट माइनस, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस, x की पावर 3 होगी सर। 3/3 हो जाएगा सर। अच्छा पहले 2 दिया होगा, सॉरी ये 2 तो कांस्टेंट है बाहर। ओके माय मिस्टेक, मैंने उसको 1 ले लिया। तो ये हो गया 2x की पावर 3/3 प्लस x। अब पुट कर दो आप, पहले 3 रखेंगे तो 27, ये कितना हो जाएगा 9 × 2 18, ये 18 हो जाएगा, 18 प्लस 3 माइनस 2/3 प्लस 1, 2/3 + 1। तो ये हो जाएगा आपका 5/3 2/3 प्लस 1 5/3, तो ये हो जाएगा आपका 21 माइनस 5/3, 56/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना आ रहा है, निकाल लो 56/3 होगा। कुछ पॉइंट में आएगा, ठीक है। अभी अपन ने ऐसी क्वेश्चन बनाया है, पॉइंट यहाँ पर ये है कि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, अपर लिमिट लोअर लिमिट आपको वो डिस्प्लेसमेंट में देगा, आपको किसी भी टाइम पर वो पूछ सकता है। क्लियर है, चलो बाकी चीजें कल करते हैं, तब तक सभी अपना ध्यान रखना, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।